क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द बेसिस ऑफ CsCl crystal structure, Cs positive and Cl negative ions are arranged in BCC configuration as shown in the figure। ये फिगर आपको गिवन है, ये सारे Cs पॉजिटिव गिवन है और यहाँ सेंटर पे क्या दे रखा, Cl नेगेटिव, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by 8 Cs पॉजिटिव आयंस ऑन द Cl नेगेटिव आयंस इन, ठीक है। तो ये जो सारे Cs पॉजिटिव है, ये इस Cs नेगेटिव पे कितना फोर्स लगाएंगे, तो ऑप्शन दे रखा है 0, 1/4/16 समथिंग, 32 समथिंग, 4 स्क्वायर बाय समथिंग। तो देखो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या होगा आपका 0। कैसे देख लीजिए, देखो ये डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ इधर खींच लेगा, ये Cl पे फोर्स लगाएगा Cs पॉजिटिव इधर वाला, तो ये इसको अपनी तरफ इधर खींच लेगा। डायगोनली अपोजिट है, ये दोनों भी डायगोनली अपोजिट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी अपोजिट फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली ये 3D में देखोगे तो ये सारे फोर्सेस, एक बीच में कोई Cl नेगेटिव रखा है रूम के अंदर, अज्यूम करो, और सारे कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उससे, तो उस पे जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट सबके कारण क्या हो जाएगा आपका 0। बाय द सिमेट्री रिजल्टेंट फोर्स सबके कारण क्या बन जाएगा आपका 0। देखो बीच में एक चार्ज मानो आप लोग, और वो सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो सारे एक बाय द सिमेट्री एक दूसरे के चार्ज फोर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिखोगे, बाय द सिमेट्री लिख लीजिए, बाय द सिमेट्री all the Cs positive exert the force on Cl negative cancel each other, exert the force on Cl negative cancel each other, so resultant force become 0, so resultant force become a 0 on the Cl negative due to the 8 Cs negative charges, due to the 8 Cs नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑल द Cs पॉजिटिव एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, देन ड्यू टू बाय द सिमेट्री रिजल्टेंट फोर्स ऑन Cl नेगेटिव बिकम 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी सा ही था ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए होलो सिलेंडर, क्वेश्चन लिख लीजिए, ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q, coulomb within it, coulomb within it. If phi is the electric flux, if phi is the electric flux in unit of voltmeter, in unit of voltmeter associated with the curved surface, B, the flux linked with the plane surface, the flux linked with the plane surface, A in unit of voltmeter is, A in unit of voltmeter is, ठीक है। voltmeter will be
ऑप्शन सी है q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी है 5/3। करिए क्वेश्चन को ट्राई। क्वेश्चन कह रहा है होलो सिलेंडर, ये एक आपके पास होलो सिलेंडर दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ये इसका एक सरफेस बी दे रखा है उसने शायद, और एक सरफेस उसने आपका ए दे रखा है। ये ए सरफेस है, ये सी सरफेस है, और ये आपका बी सरफेस है। ठीक है, हाँ यही दे रखा है। ए होलो सिलेंडर है जो चार्ज क्यू कुलाम। इस होलो सिलेंडर पे जो चार्ज है वो कितने कुलाम चार्ज है आपका, क्यू कुलाम चार्ज। ठीक है, इफ I is the electric flux in unit of voltmeter, if I is the electric flux in unit of voltmeter associated with curved surface, इस कर्व सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है आपके पास, टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है सिलेंडर से, वो कितना फ्लक्स पास हो रहा है एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। ठीक है, तो इस पूरे सिलेंडर से सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा है 5। तो पूछ रहा है फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ द कर्व सरफेस। तो बताइए इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग। देखो इस सरफेस पे मान लिया फ्लक्स फाई सी है, इस सरफेस पे मान लिया फ्लक्स फाई ए है, इस सरफेस पे मान लिया फ्लक्स फाई बी है। ठीक है, तो वो कह रहा है आपके पास इस फ्लक्स फाई ए से फ्लक्स बताना आपको कितना होगा, कि टोटल इस बी सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा है आपका 5। वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा आपको। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा आपके पास सी, कितना होगा आपके पास यहाँ से। तो देखो फ्लक्स फाई ए, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल सरफेस पे चार्ज कितना आपका क्यू। तो टोटल फाई की अगर मैं बात करूं तो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। ठीक है, तो आपके पास ए सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है, आपके पास फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए, तो इस पे फ्लक्स जो फ्लक्स ए से पास होगा वही फ्लक्स सी से पास होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू द ए बराबर होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू द सी, क्योंकि दोनों का अगर एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि टोटल चार्ज पूरे पे क्यू पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी इनके कारण। इन दोनों का एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो इधर भी थीटा 0 बनाएगा, इधर भी थीटा 0 बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सरफेस से इक्वल अमाउंट पे फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 5 2 5 ए कह दूं मैं, प्लस में क्या 5c कितना दे रखा है उसने आपको 5 दे रखा है आपके पास, कितना फ्लक्स दे रखा है आपको 5, और जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना फ्लक्स पास होगा q/एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, क्यू चार्ज है, एक सिलेंडर है उस पे चार्ज कितना रखा है क्यू। ठीक है, तो क्यू चार्ज के कारण टोटल जो फ्लक्स पास होगा सरफेस से वो कितना फ्लक्स पास होगा आपके पास q/एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बच जाएगा 2 फाई ए प्लस 5 बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फाई सी 5 दे रखा था, ये 5 टोटल है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 फाई ए बराबर q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो फाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। पीछे समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। वो कह रहे हैं कि होलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है क्यू। देखो क्यू चार्ज एनक्लोज है उस होलो सिलेंडर में, तो क्यू चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स कितना होगा q/एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गोजलो कहता है। फिर उसने कहा कि इस बी सरफेस से फ्लक्स फाई इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद कर्व सरफेस बी। तो ये बी सरफेस है, इस सारे से फ्लक्स कितना जा रहा है आपका क्यू भाई फ्लक्स जा रहा है। बी जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 5 फ्लक्स पास हो रहा है, वो दे रखा है उसने। पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस से क्या होगा। ठीक है, तो देखो टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस का सम हो जाएगा। सी ये जो आपके पास बी सरफेस है, बी सरफेस पे फ्लक्स कितना दे
और फाई ए बराबर है किसके, फाई सी के, क्योंकि जितना फ्लक्स ये सर्कल जो आपके पास प्लेन सरफेस है, जितना इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास होगा उतना ही इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 फाई ए प्लस फाई, क्योंकि फाई जो बी है वो उसने फाई दे रखा है आपको, फाई बी की वैल्यू उसने फाई दे रखी है। तो टोटल किसी भी क्लोज बॉडी में से टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये बन जाएगा, फाई ए को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1/2 Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। ये AIPMT 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन AIPMT 2007। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सभी का? क्वेश्चन में ये दिया हो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण हम एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे और उस गॉसियन सरफेस के कारण देखते हैं। तो अब ये जो आपका सी सरफेस है, ये आपका ए सरफेस है, ये बी सरफेस है। उस सिचुएशन में सी सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा और ए से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन बी सरफेस से फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, तो ये कहता है कि एक सिलेंडर है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक सिलेंडर है, उसको हमने यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब मैं छोटा सा इधर नीचे बना देती हूँ, ऊपर क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं ऊपर कर देती हूँ। देखो यहां देखिए, ये आपके पास अगर इस क्वेश्चन को मैं इधर बना रही हूं, अगर वो इस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है ई में, ठीक है, तब देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, मैं इधर से बना रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, दोनों सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं ज्यादा ये दिखा चुकी है सारी। तो ये एरिया वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या बना 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और आपके पास एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा क्या बनेगा इस सरफेस पे, जीरो। यहाँ देखो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तब यहाँ थीटा बनेगा 180 डिग्री। क्वेश्चन की सिचुएशन समझो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इस सरफेस पे सारे पे चार्ज क्यू अनक्लोज है, इस पूरे सिलेंडर पे चार्ज क्यू अनक्लोज है, मतलब क्यू चार्ज इस पूरे पे यूनिफॉर्मली, इसमें तो एक स्फीयर, इस पे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे मानते हो। तो इस पूरे पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के कारण वो कह रहा है कि अगर इस ये जो सरफेस है इससे तो फ्लक्स फाई निकला, ठीक है, तब बताइए कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ओनली, तब बताइए कि ओनली दिस सरफेस से आपका फ्लक्स कितना निकलेगा। तब आपने क्या कहा कि फाई टोटल मान लिया, ठीक है, टोटल। अब जब क्यू चार्ज अनक्लोज है किसी भी बॉडी में, अगर मान लिया आप इसका गॉसियन सरफेस भी अज्यूम करते हो, कर लो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस पे टोटल चार्ज तो क्यू ही अनक्लोज है, इस गॉसियन सरफेस में अब टोटल चार्ज क्यू अनक्लोज है, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से, जैसा कि मैंने सिलेंडर में समझाया था, कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसने कहा कि इस सरफेस, जितना इस सरफेस से इधर निकलेगा उतना ही गॉसियन सरफेस से इधर निकल जाएगा फ्लक्स। अब इतना इधर से बात कर लेंगे, तो मान लिया कि इधर तो जितना इधर से निकलेगा उतना इधर से, तो 2 फाई है, और इस सरफेस से तो उसने कहा ये कितना निकलेगा, फाई निकलेगा, ठीक है। इसलिए आपके पास आंसर ये आएगा, ना कि आंसर में जीरो हो जाए। जीरो की सिचुएशन कब होती है, जब वो या तो कहे कि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण सिमेट्रिक गॉसियन मानते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है हर केस में, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में। तब आपके पास यहाँ पे सिचुएशन कहीं ना कहीं, या तो इस सिचुएशन में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो इस सरफेस पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और इस सिचुएशन में इस सरफेस पे 90 बनेगा और यहाँ 180 बनेगा और यहाँ जीरो, फिर टोटल फ्लक्स को क्या कर दो, वहां पे ऐड कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, तभी तो ये एम्स में आया ये क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता तो वैसे ही आ जाता।
ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू पार्टिकल्स of equal mass, two particles of equal mass m and equal mass m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. The net force on each charge is 0. The net force on each charge is 0. The net force on each charge is 0. Then the value of Q by m is, ये MP PMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। ऑप्शन ए दे रखा है L, ऑप्शन बी दे रखा है पाई एप्सिलॉन नॉट बाई जी, ऑप्शन सी दे रखा है आपको G अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पार्टिकल हैं जिनका चार्ज क्या है, Q है, मास m है, और ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से अपार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। नेट फोर्स क्या है दोनों के ऊपर, क्या है, 0 है आपके पास। देन द वैल्यू ऑफ Q बाई m क्या होगी, ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो नेट दोनों का मास भी है और चार्ज भी है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में निकाल रही हूँ। दोनों का मास भी दे रखा है और आपको चार्ज भी दे रखा है, तो इलेक्ट्रो दोनों के कारण इलेक्ट्रो, जैसे इस चार्ज पे बात करो तो इसके कारण इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब मास के कारण बात करें तो मास के कारण तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लगेगा F मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मान लिया इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों में रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। तो क्या कह सकती हूँ मैं, F मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फील्ड लाइन के कारण क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू क्या होगा, G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, r है, जो कि 16 दे रखे, मैं r ही लिख रही हूँ अभी। ठीक है, G m1 m2 दोनों mm दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने m1 m2 क्या लिख दिया, m1 और m बाई r का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबको पता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, मैं m1 m2 लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब देखो m1 बराबर है क्वेश्चन में m2 बराबर है m के, Q1 बराबर है Q2 बराबर है किसके, Q के, क्या बन जाएगा, G m इंटू m बाई r स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये बना G m स्क्वायर। K की वैल्यू पुट कर लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G Q स्क्वायर बाई m स्क्वायर। पूछा है क्या है क्वेश्चन में, Q बाई m, तो Q बाई m क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G का अंडर रूट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था कि दो चार्जेस है, उन पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो आपको Q बाई m का रेशियो पूछा था, तो नेट फोर्स 0, एक तो दोनों के कौन, एक इस चार्ज पार्टिकल पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
लगेगा और एक कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली अगर इस पे बात करोगे तब भी वही सिचुएशन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो Gm1 m2 by r square Kf q1 q2 by r square, दोनों का मास और चार्ज बराबर है तो बराबर रख दिया मैंने। इन दोनों को यहाँ से सोल्व कर लो तो q by m कितना आ जाएगा, 4 pi epsilon naught into में g, तो q by m की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 3 charges minus q1 plus q2 minus q3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। are placed as shown in figure, the x component of the force on q1, the x component of the force on minus q1 is proportional to, ये ऑप्शन दे रखा है आपको, q2 by b square minus q3 by a square sin थीटा। ऑप्शन बी दे रखा है आपको, q2 by b square minus q3 by a square cos थीटा। ऑप्शन सी दे रखा है, q2 by b square plus q3 by a square sin थीटा, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है आपको, q2 by b square plus q3 by a square cos थीटा, ठीक है। तो आपके पास सोल्व करेंगे इसको, ये फिगर भी दे रखी है क्वेश्चन की, फिगर और बना लो क्वेश्चन की। ये आपके पास चार्ज यहाँ पे कोई q2 रखा हुआ है x एक्सिस में, और यहाँ चार्ज ये माइनस q1 रखा है, और यहाँ से किसी एंगल पे चार्ज माइनस q3 रखा है। ये साइड उसने a दे रखी है और आपकी ये साइड उसने b दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 3 चार्जेस माइनस q1 माइनस q3 एंड आपका प्लस q2, ये माइनस q1 प्लस q2 एंड माइनस q3 आर प्लेस्ड ऑन इन द फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस q1, द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताने किस पे, माइनस के q1 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे, वो कह रहा है 3 चार्जेस हैं माइनस q1 माइनस q3 एंड q2 आर प्लेस्ड इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है। द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस q1, फोर्स जो लगेगा q1 पे उसका x कंपोनेंट का फोर्स क्या होगा। तो देखो ये q3 जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी नेगेटिव है और ये भी कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा F3 के कारण। फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F3, फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F3 ये बन जाएगा। ये एंगल थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा, ठीक है। F3 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे हम यहाँ पे, F3 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा F13, ठीक है, वो बन जाएगा F13 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा F13 sin थीटा, ठीक है। फिर से समझिए, ये माइनस का Q3 इस माइनस के Q1 पे फोर्स लगाएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी, F13 का एक कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी F13 cos थीटा, और इसके अपोजिट में क्या जो कंपोनेंट बनेगा उसके कारण क्या बन जाएगा,
F13 sin थीटा। दूसरा, ये Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसने फोर्स Q1 पे ही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, फोर्स ऑन Q1। तो जब Q1 पे फोर्स लगेगा, Q2 लगाएगा फोर्स ऑन Q1, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2 क्या बन जाएगा, F12। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा अब आपका यहाँ पे, क्या बन जाएगा, F13 sin थीटा प्लस F12। ठीक है, अब F13 की वैल्यू पुट कर लो। F13 का मतलब K Q1 Q3 इंटू डिस्टेंस जो भी है a स्केयर, ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस F12 के कारण फोर्स देखोगे तो K Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस b स्केयर। तो K दोनों में कॉमन ले लो, Q1 भी दोनों में कॉमन ले लो। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी आपके पास, K Q1 बाहर आ गया, इधर लिख लूं भाई थोड़ा मैं नीचे, K Q1 बाहर आ गया आपका, तो अंदर क्या बचा, Q3/a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2/b स्क्वायर। ठीक है, तो उसने पूछा फोर्स प्रोपोर्शनल टू इस कंपोनेंट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट देखो कहाँ आया हुआ है, Q3/a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2/b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इन दोनों में तो माइनस है तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इसमें देखो कोस है, लेकिन उसने पूछा था एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है वो ऑन द Q1। तो एक्स एक्सिस में यही दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस ये है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये दो रिजल्टेंट फोर्स के कारण आपका दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? ठीक है, आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, कल आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखो फिर से नहीं समझ आता है, फिर से देखिए, ये चार्ज यहाँ Q2 रखा है और ये इस पॉइंट पे चार्ज आपका -Q1 है, और ये यहां से किसी एंगल थीटा पे यहां कोई चार्ज आपका माइनस का Q3 रखा है, और ये भी क्या है, माइनस का Q1। ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1। Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा और Q3 लगाएगा। ठीक है, उसने पूछा एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स आपके लग रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स लगेंगे, देखो ये Q3 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है, Q3 भी नेगेटिव है, Q1 भी नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो ये डायरेक्शन रिपेल करके इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये फोर्स आया आपका F13। F13 का मतलब क्या हुआ, F13 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो अब यहां से मैं इसको नीचे बना लेती हूँ वाई एक्सिस को। जब ये एंगल थीटा है वाई एक्सिस के साथ, तो ये एंगल भी वाई एक्सिस के साथ क्या बन जाएगा आपका, थीटा। तो F13 का ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F13 cos थीटा, और F13 का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा F13 sin थीटा। ठीक है, अब देखो Q3 ने Q1 पे फोर्स लगा दिया, तो एक्स एक्सिस में Q3 का कौन सा कंपोनेंट गया, F13 sin थीटा। अब बात करते हैं वाई एक्सिस में, सॉरी Q2 के कारण, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये Q2 भी इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो रेड वाला मार्कर बता रहा है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2,